गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा बी एड सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान और हमारा टॉपिक चल रहा है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में आज हम चुनाव सुधार के ऊपर चर्चा करेंगे। कल हमने निर्वाचन आयोग की शक्तियां और कार्यों का अध्ययन किया था। आज हम चुनाव सुधार। देखिए स्टूडेंट, लोकतांत्रिक, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, जनतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में चुनावों का बहुत बड़ा महत्व है। चुनावों का बहुत बड़ा महत्व है। लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए भारतीय संविधान में एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए भारत में एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग किसमें की गई है? भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके, उसके लिए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, बिना किसी दबाव के कार्य कर सके, उसके लिए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। जिसमें नंबर 1, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है जिसका निर्माण संविधान ने किया है। किसने किया है? संविधान द्वारा किया गया है। संविधान के द्वारा किया गया है, न कि संसद के द्वारा। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? स्वायत्त शासी निकाय, संवैधानिक निकाय। कौन सा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में इसको दर्जा प्राप्त है। और इसके लिए भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में पूरा का पूरा एक निर्वाचन संबंधित, चुनाव आयोग संबंधित पूरा का पूरा अध्याय, एक पृथक अध्याय दे रखा है। तो बिना किसी दबाव में कार्य कर सके,
उसके लिए क्या किया गया है कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है और इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, संविधान के द्वारा है, न कि संसद के द्वारा हुआ है। दूसरा प्रावधान, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अर्थात जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो बिना किसी दबाव के निष्पक्षता से स्वतंत्र पूर्वक निर्वाचन आयोग कार्य कर सकता है। निर्वाचन आयोग को अगला जो प्रावधान है, निर्वाचन आयोग को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को यदि उनको अपने पद से हटाना है संवैधानिक उल्लंघन पर, तो उनको हटाने की प्रक्रिया आसान नहीं है कि जैसे साधारण पद वाले व्यक्ति को हटा दिया है। हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों से द्वारा 2/3 मत से पारित होना चाहिए। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो इस कठिन प्रक्रिया से बचने के लिए हर सरकार बचती है कि इस प्रकार की प्रक्रिया को न अपनाना पड़े और किसी को पद से न हटाना पड़े। तो राजनीतिक द्वेष के चक्कर में किसी को पद से नहीं हटा सकता, हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। अर्थात निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया है। ठीक है। अगला है संवैधानिक प्रावधान में मुख्य निर्वाचन व अन्य आयुक्तों को उच्चतम व उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों के समान दर्जा प्राप्त है। दर्जा प्राप्त है। जिस प्रकार न्यायपालिका पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, टिप्पणी नहीं कर सकता, उसी प्रकार निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर भी उंगली उठाना संविधान का, कानून का उल्लंघन माना जाता है। बिना मतलब के उस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में हमारी निर्वाचन आयोग कार्य कर रहा है। अगला है मुख्य
निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों के वेतन व सुविधाओं में नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परिवर्तन नहीं किया जाएगा। देखिए, आयोग की जब नियुक्ति होती है, आयोग के सदस्यों की जब नियुक्ति होती है, तो नियुक्ति के पश्चात किसी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते सुविधाएं में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा कि आर्थिक चक्कर में, आर्थिक कारण से कोई किसान वेतन काट लिया जाएगा सरकार के द्वारा, कोई सुविधा को खत्म कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा, तो इस प्रकार कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जब बिना किसी दबाव और भय इतने प्रावधान संविधान में कर रखे हैं, तो निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता, बिना किसी कार्यपालिका सरकार के दबाव में। कोई दबाव नहीं है, कोई परिवर्तन, कोई कटौती नहीं की जाएगी, कोई वेतन नहीं कटेगा, कोई सुविधाएं नहीं कटेगी, जो कुछ मिला है वो मिलता रहेगा। तो बिना किसी दबाव के आयोग कार्य कर सकता है। अंतिम एक और है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त वह अन्य निर्वाचन आयुक्तों को, अन्य आयुक्तों का वेतन संचित निधि में से दिया जाता है। ध्यान रखना ये, ठीक है। संचित निधि किसके अंडर में होती है? राष्ट्रपति के अंडर में होती है। संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से दिया जाता है। किसको? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है। अन्य आयुक्तों को भी वेतन दिया जाता है, संचित दिया जाता है। संचित निधि राष्ट्रपति का दिन होती है। तो ये वो प्रावधान है जिसके कारण निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, बिना किसी दबाव के कार्य कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय निर्वाचन भारत में चुनाव सुधार या निर्वाचन आयोग की विशेषता, निर्वाचन आयोग की विशेषता, लोकतंत्र सुचारू रूप से चल सके, बिना किसी दबाव के प्रत्येक व्यक्ति मतदान कर सके। जितना अधिक मतदान जनता द्वारा किया जाएगा उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। इसके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने विभिन्न प्रकार के सुधार किए हैं। मैं आपको बता दूं कि 1991 से लेकर 2016 तक चुनाव आयोग ने एक निष्पक्ष, ईमानदार और सशक्त
के रूप में कार्य किया है। 1991 में हमारे यहाँ पर टी.एन. शेषन एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए। वे ऐसे निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने चुनाव निर्वाचन के क्षेत्र में बहुत बड़े सुधार किए, क्रांतिकारी परिवर्तन किए। तो मैं बताऊंगा आपको, पहला है कौन कौन से सुधार किए हैं। व्यस्त मताधिकार, व्यस्त मताधिकार, व्यस्त मताधिकार से तात्पर्य यह है कि भारत के प्रत्येक जो 18 वर्ष का हो गया है, जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है, चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा से संबंधित हो, सबको मताधिकार प्रदान किया गया है। 18 वर्ष। भारतीय संविधान में व्यस्त मताधिकार को स्वीकार किया गया है। 1989 में 61वें संविधान संशोधन, ध्यान रखना, 1989 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। 18 वर्ष कर दी गई है। ध्यान रखना, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में मतदान की आयु कितनी वर्ष कर दी गई है? किससे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष। वर्तमान में कितनी है मतदान की आयु? 18 वर्ष। तो ये क्रांतिकारी सुझाव है, क्रांतिकारी परिवर्तन है। प्राचीन काल में, आज भी और प्राचीन काल में काफी लोगों को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता था। जिसके पास पैसा है, उच्च जाति के हैं, उनको मतदान का अधिकार मिलता था। आज बिना किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, सबको मतदान का अधिकार दिया गया। केवल एक योग्यता है, 18 वर्ष का होना चाहिए। दूसरी विशेषता है गुप्त मतदान। गुप्त मतदान गुप्त मतदान से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति यदि वोट डालने जाता है तो वोट डालने के बाद उसने किस पार्टी को दिया, किस व्यक्ति को दिया है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो गुप्त रहना चाहिए, ताकि बाहर आने पर उसको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो। क्योंकि लोकतंत्र में सभी चुनाव जीतना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पर भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा और अन्य स्थानीय चुनाव में जो मतदान किया जाता है वो कैसे किया जाता है? गुप्त मतदान किया जाता है। राज्यसभा इसमें अपवाद है। गुप्त मतदान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा और जितने भी स्थानीय चुनाव होंगे उनमें गुप्त मतदान की प्रक्रिया को अपनाया गया। राज्यसभा में 2003 से कुछ अलग प्रावधान किया गया है। 2003 से राज्यसभा में खुला मतदान की प्रक्रिया को अपनाया गया है। खुला मतदान क्यों अपनाया गया है? क्योंकि भ्रष्टाचार की आशंका को देखकर
राज्यसभा में खुला मतदान की प्रक्रिया को अपनाया गया है। अगली विशेषता सुधार देखते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। देखिए भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों पद्धतियों को शामिल किया गया है। हमारे यहाँ पर लोकसभा, विधानसभा, और स्थानीय स्तर के ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो सब किस प्रकार होते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। जनता प्रत्यक्ष वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव में जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका में प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। और अप्रत्यक्ष से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किए जाते हैं। तो दो चुनाव कौन सी है पद्धति? ध्यान रखना, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष से लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव। अप्रत्यक्ष से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? अप्रत्यक्ष से। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष से। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एकल निर्वाचन क्षेत्र से तात्पर्य है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से, चाहे वह लोकसभा की हो और चाहे राज्यसभा, लोकसभा की हो और चाहे विधानसभा की, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति ही चुनाव जीतकर जाएगा। चुनाव में खड़े अनेक हो सकते हैं लेकिन उनमें से जीतेगा एक ही। यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो बहुत ही, लेकिन जीतकर एक जाएगा। हमारे यहां पर प्रथम और द्वितीय आम लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में अधिकांश क्षेत्र एकल सदस्यीय थे, लेकिन उनमें एकाध थोड़े बहुत बहुसदस्यीय भी निर्वाचन क्षेत्र थे। तो 1961 में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र उन्मूलन विधेयक प्रस्ताव पारित किया और उसके पश्चात से वर्तमान में विधानसभा और लोकसभा
सभी के जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कैसे एकल सदस्य हैं। कैसे हैं? एकल सदस्य हैं। एकल सदस्य तात्पर्य है कि चुनाव में बहुत से व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, लेकिन जीतकर एक ही व्यक्ति लोकसभा में जाएगा या और विधानसभा में जाएगा, उसे कहते हैं एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। साधारण व साधारण बहुमत व आनुपातिक प्रतिनिधित्व। साधारण बहुमत व आनुपातिक प्रतिनिधित्व। हमारे यहां पर लोकसभा, विधानसभा, ये चुनाव किससे होते हैं? साधारण बहुमत से होते हैं। किससे होते हैं? साधारण बहुमत पद्धति से होते हैं। जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो होते हैं आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होते हैं। आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव होते हैं। आनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति से चुनाव होते हैं। अगला है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। प्रादेशिक प्रतिनिधि, ये भी चुनाव आयोग की विशेषताएं सुधार है कि हमारे यहां पर व्यावसायिक पद्धति को नहीं अपनाया गया है, बल्कि किसको अपनाया गया है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पद्धति के सिद्धांत को अपनाया गया है। अर्थात एक प्रदेश की जनता, पूरी जनता चुनाव में मतदान कर अपने प्रतिनिधि को चुन सकती है। ये नहीं व्यवसाय के आधार पर वोटिंग की जाएगी, नहीं। एक प्रदेश की पूरी जनता, चाहे वो कोई व्यवसाय करे या ना करे, धर्म, जाति, क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है वो मतदान करेगा और अपने प्रतिनिधि को चुनेगा। तो इस दिन हमने निर्वाचन आयोग के बारे में, निर्वाचन की रचना, शक्तियां, सुधार, विशेषता आदि महत्वपूर्ण चीजों को हमने पढ़ा और उनका अध्ययन किया। आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।